तो कैश बजट फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कैश बजट के लिए आप आइएगा। ओके, पेज नंबर 154। प्लीज कम टू पेज नंबर 154। इस पेज पर सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 17। पेज नंबर 154 पर आइए। पेज नंबर 154 पर आइए। सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है? 17, फिर 18, फिर 19, फिर 20। पर जो क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19 है, ये तीनों वही क्वेश्चंस हैं जो हम ब्रेक से पहले कॉस्टिंग की क्लास में कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19 वही क्वेश्चन है जो हम कॉस्टिंग की क्लास में कर रहे थे। तो ये तीन क्वेश्चन हमने दोबारा तो करने हैं नहीं। जो अलग से क्वेश्चन है वो ये है क्वेश्चन नंबर 20। एक क्वेश्चन नंबर 20 पर ये क्वेश्चन हम बाद में करेंगे। पहले हमने एक रिविजनरी क्वेश्चन करना है इसमें से, और वो है पेज नंबर 181 पर। प्लीज कम टू पेज नंबर 181। और यहां एक रिविजनरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। तो पहले ये रिविजनरी क्वेश्चन नंबर 18 करना है, फिर वो मेन क्वेश्चन नंबर 20 करना है। बस यही दो क्वेश्चन हमने करने हैं और कैश बजट का कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। सो पेज नंबर 181, रिविजनरी क्वेश्चन नंबर 18। A company provides you the following information. पहली इंफॉर्मेशन क्या है? सेल, परचेज, एटसेट्रा। क्या क्या गिवन है? पर्टिकुलर्स, अप्रैल से लेके सितंबर तक की डिटेल्स है। उसमें क्या क्या है? कैश सेल, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, कैश परचेजेस, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस। बी, ओपनिंग कैश बैलेंस ऑफ ₹10,000 is the minimum cash balance to be maintained. See, any shortfall in minimum cash balance is to be met by bank borrowings in the multiple of ₹5,000 at rate of 12% per annum, or by sale of marketable securities in the multiple of ₹10,000. Bank interest is payable for minimum period of a month. D, any surplus cash is to be used to repay the borrowing in multiple of ₹5,000 or to purchase the marketable securities in multiple of ₹10,000. Ignore interest on securities received and paid. Required, prepare cash budget for April to September. तो कैश बजट बनाना शुरू करें। तो कैश बजट हमें बनाना है 6 महीने के लिए, अप्रैल से लेकर सितंबर तक। हमें अप्रैल का ओपनिंग कैश बैलेंस कितना गिवन है?
10,000 और ये हमें बताया गया है कि हमने 10,000 का मिनिमम बैलेंस तो मेंटेन करना ही है। अब आप इसमें ऐड करिएगा एस्टिमेटेड कैश रिसिप्ट। देखिए कैश रिसिप्ट इस क्वेश्चन में दो हैं, एक है कैश सेल, दूसरा है कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। जेन्युइनली सोचा जाए तो आपको दोनों बातें लिखनी चाहिए, कैश सेल भी लिखना चाहिए, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स भी लिखना चाहिए। पर यहां पर अगर आप मुझे दोनों का टोटल सीधा बता दें तो कम से कम मैं तो बुरा नहीं मानूंगा, ठीक है ना। आप मुझे डायरेक्टली कैश सेल और कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स का टोटल बता दो। पहले महीने का 24,000, 44,000, 64,000, 84,000, 1,04,000, ओके 1,24,000। ओपनिंग कैश बैलेंस में कैश रिसिप्ट ऐड करेंगे तो आपको पता चलेगा टोटल कैश अवेलेबल। तो अप्रैल का तो आप बता ही सकते हैं 34,000। अब हमें पेमेंट्स के बारे में बात करनी। पेमेंट के ट्रांजैक्शंस 3 हैं, कैश परचेज, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस। पर मैं चाहूंगा कि आप डायरेक्टली मुझे इन तीनों का टोटल बताएं। अप्रैल का टोटल बताएं। 32,000, 41,000, जून में टोटल बताएं। 59,800। जुलाई का टोटल बताएं। 70,950। 1,11,000। सितंबर में भी बताएं। 1,20,000। ये आपने मुझे टोटल कैश पेमेंट बताया, क्या ये बात सही? अभी तक हमने अपनी तरफ से तो कोई इवेंट लिखा ही नहीं है, हमने बस सारी रिसिप्ट को इकट्ठा करके लिख दिया, सभी पेमेंट्स को इकट्ठा करके लिख दिया, और तो हमने कोई बात लिखी नहीं। फिर आप लिखिएगा मिनिमम क्लोजिंग बैलेंस, कम से कम कितना बैलेंस आपको क्लोजिंग मेंटेन करना चाहिए। चलिए आपने बताया ₹10,000। हाँ जी, तो आपने मिनिमम क्लोजिंग बैलेंस लिखा 10,000 हर जगह। फिर आप लिखना चाहेंगे मिनिमम कैश रिक्वायरमेंट।
आपको 32,000 पेमेंट के लिए चाहिए, 10,000 का बैलेंस चाहिए। इसका मतलब आपकी मिनिमम कैश रिक्वायरमेंट है 42,000। मई में आपकी मिनिमम कैश रिक्वायरमेंट है 51,000। जून में है 69,800। जुलाई में है 80,950। अगस्त में है 1,21,000। सितंबर में है 1,30,000। तो यहां तक आप देख रहे क्वेश्चन ठीक वैसे ही डील किया जा रहा है जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन डील किया था। अब हमने इस बात को यहां से भी आगे बढ़ाना है। ऑब्वियसली हम कौन सा मैटर डिस्कस करना चाहेंगे अब? फाइनेंसिंग। लेकिन हम सिर्फ फाइनेंसिंग डिस्कस नहीं करेंगे, हम डिस्कस करेंगे फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टमेंट। फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टमेंट। अगर पैसा कम है तो लोन ले, ज्यादा हो गया है तो लोन वापस कर दे, और ज्यादा पैसा आ गया है तो क्या करें? इन्वेस्ट कर दे। इन्वेस्ट करने के बाद अगर पैसों की तंगी आ जाए तो इन्वेस्टमेंट को वापस बेच दे, है कि नहीं? इसका मतलब आपको अगर लोन के केस को डील करना है तो आपने इन्वेस्टमेंट के केस को भी डील करना है। क्वेश्चन में इस कंटेक्स्ट में नेसेसरी डिटेल्स गिवन। इस क्वेश्चन में फाइनेंसिंग है और इस क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट भी है। तो फाइनेंसिंग का मतलब है कि एक तो हम लोन लेने के बारे में बात करेंगे, दूसरा हम लोन वापस करने के बारे में बात करेंगे। जब हम लोन वापस करने के बारे में बात करेंगे उसमें जो प्रिंसिपल है उसके बारे में बात करेंगे और जो इंटरेस्ट है उसके बारे में भी बात करेंगे। ये तो हमने पिछले क्वेश्चन में भी डील करा था, यहां तक का मैटर। अगर हमारे पास कभी सफिशिएंट फंड्स एक्सेस हो जाए तो फिर हम सिक्योरिटी को खरीदना चाहेंगे, परचेज ऑफ सिक्योरिटीज, परचेज ऑफ सिक्योरिटी। और कभी बाद में पैसों की तंगी आ जाए तो हम सिक्योरिटी को बाद में बेचना भी चाहेंगे, सेल ऑफ सिक्योरिटीज। ठीक है ना? लोन यानी फाइनेंसिंग, सिक्योरिटीज का खरीदना बेचा यानी इन्वेस्टिंग। एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है, दूसरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती। इन सारे मैटर्स को डिस्कस करने के बाद हम आखिर में क्या लिखना चाहेंगे? एकदम आखिर में आप क्या लिखना चाहेंगे? एक्चुअल क्लोजिंग बैलेंस। हम आखिर में डिस्कस करना चाहेंगे एक्चुअल क्लोजिंग बैलेंस। मेरे ख्याल से मैटर एकदम ठीक है। आइए अप्रैल के महीने से शुरुआत करते हैं। अप्रैल में आपके पास टोटल कैश है कितना? ये देखिए 34,000 रुपए। पेमेंट कितनी करनी है? 32,000। मिनिमम बैलेंस 10,000। कैश चाहिए कितना? 42,000। जब आप 34,000 को 42,000 से कंपेयर करते हैं तो आप पाते हैं कि कैश कितना कम है? 8,000। चूंकि कैश 8,000 कम है तो आइए हम अप्रैल के महीने में 10,000 का लोन ले लें। क्योंकि 8,000 का लोन देने को कोई आपको तैयार ही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि लोन तो जी मल्टीपल ऑफ 5,000 में होगा।
माना आपको कैश 8,000 शॉर्ट है, पर 8,000 का लोन कोई आपको देगा नहीं, लोन तो आपको 10,000 का ही लेना होगा। वी हैव टू गो बाय द इंस्ट्रक्शंस गिवन इन द क्वेश्चन, है कि नहीं? अब भले ही आपको 8,000 कैश शॉर्ट था, पर आपने अब 2,000 फालतू आ गए तो आ गए, रखो अपनी जेब में, और क्या। अब आप बताइए कि आपका क्लोजिंग कैश बैलेंस कितना हो गया? 12,000 रुपए। देखिए, वैसे तो आपने 10,000 मेंटेन करना था, अगर आप 8,000 का ही लोन लेते तो बैलेंस 10,000 ही होता, पर आपने लोन ही ज्यादा ले लिया, तो इसका मतलब अब आपके पास बैलेंस ही ज्यादा हो गया। ठीक बात है ना? आइए इसे हम मई का ओपनिंग कैश बैलेंस बनाएं। 12,000 में 44,000 ऐड करो, मई में टोटल कैश अवेलेबल 56,000 रुपए। अब जरा ध्यान से समझिएगा, आप कहते हैं टोटल कैश अवेलेबल 56,000, आपने मई में पेमेंट कितनी करनी है? 41,000। पेमेंट करके एक्सेस कैश कितना रह जाएगा? 15,000। एक बार फिर से, आपके पास मई में टोटल कैश अवेलेबल है 56,000, 41,000 की पेमेंट करनी है, 15,000 का कैश रह गया। फिर आप कहते हो जी 10,000 का तो हमको मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना है, इसको आप अलग कर लो, बाकी कैश कितना रह गया? 5,000। 5,000 का एक्स्ट्रा कैश रह गया ना। जब भी एक्स्ट्रा कैश आए तो आप पहले लिए गए लोन को वापस करें, लेकिन ये पिछला क्वेश्चन नहीं है, इस क्वेश्चन में आपको इंटरेस्ट देना होगा, हर महीने के बाद आपको इंटरेस्ट देना होगा, लोन रीपे करो या रीपे ना करो। मेरे ख्याल से आमतौर पर ऐसे ही होता है, कई बार हम लोन वापस नहीं करते, लेकिन अगर इंटरेस्ट हम देते रहें तो बात बनी रहती है। क्वेश्चन कहता जी महीना अगर खत्म हो गया तो आपको महीने का इंटरेस्ट देना होगा। लोन हमने लिया 10,000 का अप्रैल के महीने में, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%, एक महीना हो चुका है, एक महीने का इंटरेस्ट कितना हुआ? 100 रुपए। आइए मई के महीने में इंटरेस्ट पे करें 100 रुपए। मई के महीने में इंटरेस्ट पे करें 100 रुपए, तो 5,000 रुपए में से 100 रुपए हटा दीजिए। अब आपके पास कैश कितना है? 4,900 रुपए। अब बताओ 4,900 का क्या करना है? लोन रीपे कर दें? हो नहीं सकता, क्योंकि लोन रीपे करने के लिए 5,000 का मल्टीपल होना जरूरी है, वो 100 रुपए कम पड़ गए। हमारे पास 4,900 एक्स्ट्रा है, हम लोन वापस करना चाहते हैं, लेकिन जैसे सर्कमस्टांसेस हमारे सामने हैं हम वापस नहीं कर सकते, तो रखो जेब में, और क्या। 10,000 तो आपने पहले ही अलग करके रख लिए थे, वो तो पहले ही अलग करके रखे हैं ना। ये 4,900 आपके पास अब एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं अलग से, तो अब आप बताइए आपका क्लोजिंग कैश बैलेंस कितना हो गया? 14,900। इसे आप जून का ओपनिंग बैलेंस बनाइए, 64,000 ऐड करिए, 78,900। आपके पास टोटल कैश हो चुका है 78,900। सुनिए इस बात को, आपको पेमेंट कितनी करनी है? 59,800। पेमेंट करने के बाद कैश कितना रह जाएगा?
19,100। क्या ये मैं सही करूं? आपके पास कैश रह गया 19,100। 10,000 कम से कम मेंटेन करना है, चलो इसको अलग कर लेते। अब बताओ डिफरेंस कैश कितना रह गया? 9,100। आपने लोन लिया था 10,000 का, मई में एक महीने का इंटरेस्ट आपने 100 रुपए दे दिया, यानी महीने का इंटरेस्ट 100 रुपए। ऑब्वियसली आपको जून में भी 100 रुपए का इंटरेस्ट देना होगा, तो गए 100 रुपए। अब आपके पास एक्स्ट्रा कैश कितना है? 9,000 रुपए। इसका मतलब इतना कैश है कि 5,000 का लोन रीपे करा जा सकता है। $5,000 का लोन अगर मैं रीपे कर दूं, अब मेरे पास एक्स्ट्रा कैश कितना रह गया? 4,000। 10,000 तो आपने पहले ही अलग करके रखा था, 10,000 जमा 4,000, तो आपका एक्चुअल क्लोजिंग बैलेंस 14,000 रुपए। क्या ये बात सही है? बात समझ में आ गई? आप जून तक की सिचुएशन को डील कर चुके हैं। आपने जून का क्लोजिंग कैश बैलेंस मुझे बताया 14,000 रुपए। आप इसे जुलाई का ओपनिंग कैश बैलेंस बनाइए। जुलाई में कैश अवेलेबल हो गया 98,000। पेमेंट करिए 70950। डिफरेंस आपने बताया 27050। 27050। 10,000 का मिनिमम बैलेंस रखना है, 17050। 17050। आपने ओरिजिनली लोन तो 10,000 का लिया था, 5,000 का लोन तो रीपे हो गया, अभी भी 5,000 का लोन पड़ा है। 5,000 के लोन पर 12% इंटरेस्ट एक महीने का कितना आएगा? 50 रुपए। 50 रुपए का इंटरेस्ट पे करें। अब आपके पास एक्स्ट्रा कैश कितना आ गया? 17,000 रुपए। अब आपके पास एक्स्ट्रा कैश आ गया 17,000 रुपए। अब जो लोन आपने लिया था बचा हुआ था 5,000 रुपए। आइए 5,000 का लोन रीपे कर दें। अगर आप 5,000 का लोन रीपे करते हैं, अब आपके पास एक्स्ट्रा कैश कितना आ गया? 12,000। क्या ये बात सही? अब अगर आपके पास 12,000 का कैश है, क्या आपके पास इतना कैश है कि आप सिक्योरिटी खरीद लें? सिक्योरिटी भी तो मल्टीपल ऑफ 10,000 में खरीदी जाती, माइनस 10,000। अगर मैं 10,000 की सिक्योरिटी खरीद लेता हूं और 10,000 की पेमेंट कर देता हूं, आपके पास 2,000 एक्स्ट्रा हो गया। 10,000 आपने पहले ही संभाल के रखे हैं, इसका मतलब क्लोजिंग कैश बैलेंस हो गया 12,000 रुपए। ये जो 12,000 का क्लोजिंग कैश बैलेंस है, आप इसको अगस्त का ओपनिंग कैश बैलेंस बनाइए। अगस्त में टोटल कैश अवेलेबल हो गया 1,16,000। अगस्त में टोटल कैश अवेलेबल हो गया 1,16,000। ठीक है ना? इसमें से आप 1,11,000 की पेमेंट करें।
5,000 का कैश है, ये तो कम है क्योंकि आपको मिनिमम 10,000 का बैलेंस मेंटेन करना है। इसका मतलब आपके पास कैश कम है। कितना कैश कम है? 5,000। 5,000 का लोन भी ले सकते या फिर हम सिक्योरिटी बेच दें। पर अगर सिक्योरिटी बेची तो सिक्योरिटी 5,000 की नहीं बिकेगी। वो तो जो अभी आपने 10,000 की सिक्योरिटी खरीदी थी वो फिर सारी बेचनी पड़ेगी। खैर, सिक्योरिटी बेच दें। सिक्योरिटी बेचेंगे तो 10,000 कैश मिल जाएगा, और अगर 10,000 कैश हमको मिल जाए तो फिर कितना बैलेंस बन जाएगा? 15,000 पे। 5,000 तो ये है ही, 10,000 की आपने सिक्योरिटी बेच दी, तो इसका मतलब आप अगस्त का बैलेंस मेंटेन कर पाओगे 15,000। इसे आप सितंबर का ओपनिंग कैश बैलेंस बनाइए। सितंबर में टोटल कैश अवेलेबल हो जाएगा 1,39,000। पेमेंट करिए 1,20,000। एक्स्ट्रा कैश हो गया 19,000। 10,000 अलग कर लीजिए, बाकी रह गया 9,000। देखो, पुराना कोई लोन तो है नहीं, तो इसका मतलब वो भूल जाइए, और 9,000 में कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं मिलती, तो रखो फिर अपनी जेब में। 10,000 भी रखो, 9,000 भी रखो, तो क्लोजिंग बैलेंस कितना हो गया? 19,000। ठीक है ना? ये है जी आपका आंसर। ये हमने रिविजनरी क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करा। अब जो एक क्वेश्चन हमने करना है पेज नंबर 155 पर, क्वेश्चन नंबर 20, वो क्वेश्चन मैं इसलिए नहीं करवा के दूंगा क्योंकि वैसा क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। बहुत कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है, कैश बजट का वो सबसे मुश्किल क्वेश्चन माना जाता है। वैसा क्वेश्चन पेपर में आए इस बात की संभावना ना के बराबर है। लेकिन अगर आप ये क्वेश्चन करते हैं तो इसका मतलब अब इसके सामने फिर कोई क्वेश्चन ठहरता नहीं। फिर एग्जाम में जो मर्जी क्वेश्चन आ जाए, आपको जी अब तो मैं उसको देख लूंगा। जब मैं क्वेश्चन नंबर 20 करके आ गया तो इसके सामने किसी और क्वेश्चन की फिर कोई औकात बनती भी नहीं है, फिर आप उस क्वेश्चन को देख लोगे। आइए क्वेश्चन नंबर 20 इसी सोच को आधार बनाकर करें। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 20 पेज नंबर 155। पूरा क्वेश्चन पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, अपने आप पढ़ें, मन में पढ़ें। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन करिएगा। पेज नंबर 155 क्वेश्चन नंबर 20। आपने पॉइंट नंबर 1 और 2 पढ़ लिया है। एक्चुअली पॉइंट नंबर 3 में मुझे कुछ ठीक करवाना है। पॉइंट नंबर 3 इसमें मुझे कुछ ठीक करवाना है। पॉइंट नंबर 3 आइए पढ़ लेते हैं। परचेज प्राइस इज 60% ऑफ सेलिंग प्राइस। यानी अगर मैं 100 में बेचता हूं तो मैं 60 में खरीदता हूं, 60 में खरीदे गए सामान को मैं 100 में बेच देता हूं। देयर इज ऑब्सोलेट इन्वेंट्री ऑफ ₹30,000 इन हैंड। Arrangements has been made to sell the obsolete inventory in January at half the normal sale price on cash
यहां तक ठीक है। फिर पॉइंट नंबर 3 का एक सेकंड पैराग्राफ है, वो पूरा सेकंड पैराग्राफ आपको काटना पड़ेगा, जो भी है उसको काट दो, पूरा जो पॉइंट नंबर 3 का सेकंड पैराग्राफ काट दो। उसके बदले आपको क्या लिखना है वो मैं आपको बता देता हूं। पॉइंट नंबर 3 का सेकंड पैराग्राफ जो है आपने उसे काट दिया, उसके बदले आपको क्या लिखना है, राइट डाउन। It is the policy of the management it is the policy of the management to purchase in context of to purchase in a particular month, to purchase in a particular month, to purchase in a particular month the quantity to be sold next month, the quantity to be sold next month. To purchase in a particular month the quantity to be sold next month. पॉइंट क्लियर है? यानी जो सामान आपको फरवरी में बेचना है उसे जनवरी में खरीद लो, तो आप 1 महीने पहले सामान खरीद लिया करो। आगे also the payment for purchases to be made, the payment for purchases to be made after 2 months from the date of purchase, after 2 months from the date of purchase. ये बात भी सही है। आपने अगले महीने जो बेचना है उसे इस महीने खरीदो। अच्छा, इस महीने खरीद तो लिया, पर इसके पैसे कब दोगे? जिस महीने खरीदते हो पैसे इसके 2 महीने बाद दो। फरवरी में जो बेचना है उसे जनवरी में खरीदो, जनवरी में खरीदो जरूर, पर पेमेंट कब करो? मार्च में। यही हम कहना चाहते हैं ना। ओके, चलिए बाकी पॉइंट आप अपने आप पढ़िए। तो क्वेश्चन ने कहा, मतलब पढ़ लीजिए एक बार क्वेश्चन पूरा, बाद में डिस्कस कर लेते। तो क्वेश्चन ने 6 महीने का बजट बनाने को कहा है, पहले 6 महीने का बजट बनाने को कहा है।
पिछले 6 महीने का मतलब क्या, जनवरी टू जून लिया जाए। क्वेश्चन जहां शुरू हुआ था उसमें उसने एक मैसेज दिया था कि हमारा जो अकाउंटिंग ईयर है वो दिसंबर में खत्म होता है। हम कौन से अकाउंटिंग ईयर को अडॉप्ट कर रहे हैं, जनवरी टू दिसंबर। अगर ऐसा है तो अगर आप हमसे शुरू के 6 महीनों का बजट बनाने को कहोगे तो हम उसका मतलब लेंगे जनवरी टू जून। चलिए कैश बजट हेडिंग डालें और ये कॉलम्स बनाएं। तो जो कैश रिसिप्ट्स आप रिकॉर्ड करेंगे उसमें ऑब्वियसली एक होगा कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, पर नंबर 2 क्या होगा? क्वेश्चन में क्या कोई और कैश रिसिप्ट है कैश फ्रॉम डेटर्स के अलावा? सेल ऑफ ऑब्सोलीट स्टॉक, एक पुराना कोई स्टॉक हमारे पास पड़ा है, क्वेश्चन में डिटेल्स है कि उस ऑब्सोलीट स्टॉक को बेचा जाए, बेचेंगे तो पैसा आएगा, और उसकी कैश सेल करी जाए, उसकी क्रेडिट सेल नहीं है। दो ही कैश रिसिप्ट है, एक कैश फ्रॉम डेटर्स है और दूसरा है सेल ऑफ ऑब्सोलीट स्टॉक। तो आपको टोटल कैश अवेलेबल पता चल जाएगा। ठीक है, अब हम पेमेंट्स के बारे में बात करें। पेमेंट्स की लिस्ट में नंबर 1 बताएंगे, पेमेंट टू क्रेडिटर्स। क्या मैं लिख सकता हूं पेमेंट टू क्रेडिटर्स? अगर मैं सामान खरीदता एक टाइम पर हूं, पेमेंट उसकी 1-2 महीने के बाद करता हूं, तो मुझे लिखना चाहिए पेमेंट टू क्रेडिटर्स। अच्छा, नंबर 2 बताएंगे, पेमेंट ऑफ फिक्स्ड एक्सपेंसेस। नंबर 3 बताएंगे, पेमेंट ऑफ वेरिएबल एक्सपेंसेस। नंबर 4 बताइए, पेमेंट ऑफ रेट्स एंड टैक्सेस। आपने लिखा पेमेंट ऑफ रेट्स एंड टैक्सेस। नंबर 5 बताएं। एक्चुअली पेमेंट ऑफ डिविडेंड मैं लिखना नहीं चाहता हूं, क्योंकि पॉइंट नंबर 6 में कहा गया है कि 80,000 का डिविडेंड हम पे करेंगे आखिरी महीने की 15 तारीख को। आखिरी महीने से आपका क्या मतलब है? दिसंबर। और दिसंबर का कैश बजट तो हम बना नहीं रहे, तो पेमेंट ऑफ डिविडेंड लिखकर क्या फायदा है? तो रहने देते हैं इसको, क्योंकि हमें इन 6 महीनों में डिविडेंड नहीं पे करना है। अच्छा, और बताइए, एडवर्टाइजमेंट की पेमेंट करनी है आपको। और बताइए, इक्विपमेंट रिप्लेसमेंट।
आपने लिखा इक्विपमेंट रिप्लेसमेंट, और बताइए। इनफैक्ट आप कहना चाहते हैं इनकम टैक्स ब्रैकेट्स में लास्ट ईयर, एक्चुअली पिछले साल का कुछ बचा हुआ इनकम टैक्स है जो आप इस साल पे करना चाहते हैं। और आप क्या लिखना चाहेंगे? एडवांस इनकम टैक्स। आपने 2 इनकम टैक्स पे करने हैं ना, एक तो पिछले साल का बचा हुआ इनकम टैक्स इस साल पे करना, दूसरा इस साल का खुद का एडवांस टैक्स भी तो आपको पे करना है ना। 2 इनकम टैक्स के ट्रांजैक्शंस हैं। अच्छा, नंबर 9 बताइए। रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन। जो आपने बैंक लोन ले रखा था, आप उसे रीपेमेंट करना चाहते हैं। और नंबर 10 बताइए। इंटरेस्ट टू बी पेड। इंटरेस्ट टू बी पेड। तो ऐसा करने से आपको पेमेंट का टोटल पता चल जाएगा ना। पेमेंट का टोटल पता चल जाएगा। ओके, ये हो गया टोटल कैश पेमेंट। तो आपने करना क्या है, जो टोटल कैश अवेलेबल है आप उसमें से टोटल कैश पेमेंट माइनस कर देंगे, तो आपको क्या पता चल जाएगा? क्लोजिंग कैश बैलेंस। देखिए, प्रोसीजर तो यही है, प्रोसीजर तो यही। तो आप मुझे जनवरी का ओपनिंग कैश बैलेंस बताएंगे। शायद क्वेश्चन की एकदम लास्ट इंफॉर्मेशन यही हो, 1,10,000 रुपए। तो आपने मुझे जनवरी का ओपनिंग कैश बैलेंस बताया 1,10,000 रुपए। हाँ जी, दूसरी रिक्वायरमेंट आपकी क्या है? आप जानना चाहते हैं कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। वर्किंग नोट नंबर 1 बनाया जाए, वर्किंग नोट नंबर 1 बनाया जाए और उसकी हेडिंग डाली जाए कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। वर्किंग नोट नंबर 1 कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। पॉइंट नंबर 2 में लिखा है कि जी 60% कैश तो हमें उसी महीने मिल जाता है, 30% कैश अगले महीने मिल जाता है, 9% उसके भी अगले महीने मिल जाता है, और 1% तो आप बैड डेट समझिए। अगर यह बात सही है तो फिर तो हम फार्मूला डेवलप कर लेंगे। फार्मूला होगा 60% ऑफ सेल्स ऑफ करंट मंथ। इस महीने जो सेल होगी उसका 60% कैश इसी महीने मिल जाएगा। पिछले महीने जो सेल हुई थी उसका 60% कैश तो पिछले महीने मिल गया था। इस महीने क्या मिलेगा? 30%। अच्छा, आज से 2 महीने पहले जो सेल हुई थी, 2 महीने पहले जो सेल हुई थी उसका कितना कैश इस महीने मिलेगा? 9%। ठीक लिखा हमने।
60% of sales of current month plus 30% of sales of last month and 9% of sales of second last month will be received in this month. ये क्वेश्चन ठीक है. पॉइंट नंबर 1 पर आइएगा. पॉइंट नंबर 1 में लिखा है कि ये जो हम आपको एक एक महीने की सेल बता रहे हैं, ये पिछले साल की एक्चुअल सेल है और यही अगले साल की एस्टिमेटेड सेल भी है. मैनेजमेंट बिलीव्स दैट, पॉइंट नंबर 1, द पैटर्न ऑफ लास्ट ईयर इज ए रीजनेबल बेसिस फॉर एस्टिमेटिंग सेल्स ऑफ करंट ईयर. ये जो आपको एक एक महीने की सेल बताई गई है, ये पिछले साल की एक्चुअल सेल्स है और यही आने वाले साल की एस्टिमेटेड सेल भी है. हम जानना चाहते हैं कि जनवरी में हमको कितना कैश रिसीव होगा. तो इसका जवाब है जनवरी की खुद की सेल का 60%. जनवरी की सेल 3,60,000 है, उसका 60% जनवरी में मिलेगा, प्लस दिसंबर में जो सेल हुई थी उसका 30% हमको जनवरी में मिलेगा. प्लस नवंबर में जो सेल हुई थी उसका 9% हमें जनवरी में मिलेगा. नहीं, देखो, ये पिछले साल की एक्चुअल सेल है, पर यही तो अगले साल की बजटेड सेल भी है. अब तो जनवरी का महीना चढ़ गया. जनवरी का महीना कहेगा देखो भी 3,60,000 की सेल होगी, हमें इसका 60% कैश मिल जाएगा. पिछले महीने 8 लाख की सेल हो चुकी है, उसका 30% मिल जाएगा. और नवंबर में 6 लाख की सेल हो चुकी है, उसका 9% कैश मिल जाएगा. ठीक बात है. तो जनवरी में कितना कैश मिलता हुआ नजर आ रहा है? आपने बताया 5,10,000. फरवरी की खुद की सेल है 4,20,000, उसका 60%. पिछला महीना जनवरी की सेल है 3,60,000, उसका 30%. दिसंबर की सेल है 8 लाख रुपए, उसका 9%. तो फरवरी में कितना कैश मिलता नजर आ रहा है? 4,32,000. सिमिलरली आप मुझे बताइएगा मार्च में आपको कितना कैश मिलेगा? 5,18,400. अप्रैल में आपको कितना कैश मिलेगा? 5,41,800. मई में आपको कितना कैश मिलेगा? आपने बताया 5,04,000. और लास्ट में जून में आपको कितना कैश मिलेगा? ₹4,32,600. 4,32,600. तो किस महीने कितना कैश रिसीव होगा ये हम पता कर चुके हैं. आइए अब हम इसे कैश बजट में रिकॉर्ड करें. जनवरी में कैश मिलना है
5,10,000। फरवरी में कैश मिलना है 4,32,000। मार्च में 5,18,400। अप्रैल में 5,41,800। मई में 5,04,000 और जून में कैश मिलेगा 4,32,600 रुपए। तो जिस महीने में जितना भी कैश आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है वो आपने अकॉर्डिंगली रिकॉर्ड कर लिया है। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स डील किया जा चुका है। आइए हम अगली कैलकुलेशन की तरफ बढ़े। अपने को अब चाहिए सेल ऑफ ऑब्सोलीट स्टॉक। वर्किंग नोट नंबर 2 बनाया जाए। वर्किंग नोट नंबर 2 बनाया जाए और उसकी हेडिंग डाली जाए सेल ऑफ ऑब्सोलीट स्टॉक। वर्किंग नोट नंबर 2 हेडिंग है सेल ऑफ ऑब्सोलीट स्टॉक। इसके लिए हम कौन सा पॉइंट पढ़ें? पॉइंट नंबर 3 फर्स्ट पैराग्राफ। पॉइंट नंबर 3 पढ़ें और उसका पहला पैराग्राफ पढ़ें। लिखा है परचेज प्राइस इज 60% ऑफ सेलिंग प्राइस। देयर इज obsolete inventory of rupees 30,000 in hand. Arrangements has been made to sell the obsolete inventory in January at half the normal selling price on cash. हाँ जी, तो आप कुछ ऐसे लिखेगा cost price is equal to rupees 30,000। जो ऑब्सोलेट इन्वेंट्री आप बेचने की बात कर रहे हैं, आपने उसे 30,000 रुपए का खरीद रखा। बहुत पहले कभी खरीदा होगा, किसी वजह से आप ऑब्सोलेट हो। मैं आपसे जानना यह चाहूंगा, अगर ये ऑब्सोलेट नहीं होता, अगर ये ऑब्सोलीट नहीं होता तो आप इसे कितने में बेच देते? $50,000। अगर आप 60 का खरीद के 100 में बेच देते, इसका मतलब आप 30,000 का खरीद कर 50,000 में बेचना चाहेंगे। अगर ऑब्सोलीट नहीं होता तो आप इसे 50,000 में ही बेचते। क्यों? सही बात है। पर आपने फैसला किया कि आप इसे आधे दाम पर बेचेंगे। ऑब्सोलीट है इसलिए 50% ऑफ नॉर्मल सेल प्राइस कितना हो गया रुपीस? 25,000। 25,000। 25,000 रुपए। आखिरकार तो आप इसको लॉस पर ही बेच रहे हो, क्योंकि आपने तो 30,000 का कभी खरीदा था, आज 25,000 में बेच रहे हो, तो बेच तो लॉस पर ही रहे हो ना। ठीक है, इससे हमने कब इनकार किया। अब ये बताओ 25,000 रुपए मिलेंगे कब? तो आइए जनवरी में इसको रिकॉर्ड करें। फिर तो आप मुझे जनवरी का टोटल कैश अवेलेबल भी बता सकते हैं। 6,45,000। 6,45,000। चलिए अगला वर्किंग नोट बनाइएगा। अगले वर्किंग नोट की हेडिंग डालिएगा
पेमेंट टू क्रेडिटर्स। अगला वर्किंग नोट बनाया जाए, उसकी हेडिंग डाली जाए पेमेंट टू क्रेडिटर्स, और उसके लिए आप पॉइंट नंबर 3 के सेकंड पैराग्राफ को पढ़े, जो कि मैंने आपको अलग से लिखवा कर दिया है। क्वेश्चन में गिवन इंफॉर्मेशन तो मैंने कटवा दी है, मैंने आपको अलग से लिखवा कर दिया है, आप उस इंफॉर्मेशन को पढ़ लें। ओके, अब आप ये 3 कॉलम्स बनाइएगा, मंथ, क्रेडिट परचेजेस, पेमेंट। आपने लिखा मंथ, क्रेडिट परचेजेस, पेमेंट। आप मंथ में पहले लिखेगा नवंबर, और ब्रैकेट्स में लिखेगा लास्ट ईयर। पिछले साल के नवंबर में आपने कितना सामान खरीदा है? इसका जवाब यह है, आपने जो दिसंबर में बेचना है वो आपने नवंबर में खरीदा। क्या ये बात सही? मैंने आपको जो बात लिखवा कर दी है वो यही है ना? अच्छा चलिए पहले ये कॉलम्स पूरे बना लेते हैं। हाँ जी, मैं ये कह रहा था, जो दिसंबर में बेचना है उसे नवंबर में खरीद लो। दिसंबर में आपको बेचना है 8 लाख रुपए का सामान, ठीक है? आप इसे नवंबर में खरीद लो। दिसंबर में बेचना है 8 लाख रुपए का सामान, आप इसे नवंबर में खरीद लो। 4,80,000 रुपए, ठीक है? अरे 4,80,000 का खरीदोगे तभी तो 8 लाख में बेचोगे, क्योंकि हम 60 में खरीद कर 100 में बेच दिया करते हैं। 100 में बेचोगे तो 60 में खरीदोगे, है कि नहीं? तो बेसिकली आपने कैसे पता किया है? 60% ऑफ 8 lakhs। दिसंबर में आप 8 लाख का सामान बेचना चाहते, तो आप उसे नवंबर में खरीदो 60% के रेट पर। खरीद लिया नवंबर में, अब इसकी पेमेंट करो। नवंबर में खरीदे गए सामान की पेमेंट कब करोगे? जनवरी। 4,80,000, है कि नहीं? जो दिसंबर में बेचना है सो नवंबर में खरीदना है, जो नवंबर में खरीदना है उसकी पेमेंट जनवरी में करनी। ओके ओके, जो जनवरी में बेचना है 3,60,000, उसे दिसंबर में खरीदो 60% के रेट पर। 2,16,000 पेमेंट करिए फरवरी में। 2,16,000 जो फरवरी में बेचना है उसे जनवरी में खरीदे 60% रेट पर। 2,52,000 इसकी पेमेंट करें मार्च में।
फरवरी में खरीदें 3,60,000, इसकी पेमेंट करें अप्रैल में। मार्च में खरीदें 3,24,000 का सामान, इसकी पेमेंट करें मई में। अप्रैल में 2,88,000, इसकी पेमेंट करें जून में। बस मई की परचेज मैं नहीं पता करना चाहता, क्योंकि उसकी पेमेंट कब होगी? जुलाई में। हमारा मकसद हासिल हो गया, हमने अपनी पेमेंट पता कर ली है। तो आइए पेमेंट टू क्रेडिटर्स रिकॉर्ड करें। चलिए आइए अगला वर्किंग नोट बनाया जाए। अगले वर्किंग नोट की हेडिंग डालेगा पेमेंट ऑफ फिक्स्ड एक्सपेंसेस। अगले वर्किंग नोट की हेडिंग डालें पेमेंट ऑफ फिक्स्ड एक्सपेंसेस। अच्छा, फिक्स्ड एक्सपेंसेस की पेमेंट जानने के लिए हम कौन सा पॉइंट पढ़ें? पॉइंट नंबर 4, जिसमें लिखा है हर महीने के फिक्स्ड एक्सपेंसेस 1,20,000 है, डेप्रीजिएशन इंक्लूड करके 20,000। और हम जानते हैं कैश बजट में डेप्रीजिएशन तो डिस्कस होता रही भाई। और फिर क्वेश्चन कहता है कि 55% पेमेंट उसी महीने हो जाती है, 45% पेमेंट अगले महीने होती है। तो आइए फार्मूला डेवलप करते हैं। 55% ऑफ फिक्स्ड एक्सपेंसेस ऑफ करंट मंथ आप अपने महीने के फिक्स्ड एक्सपेंसेस की 55% पेमेंट करते हैं, प्लस 45% ऑफ फिक्स्ड एक्सपेंसेस ऑफ लास्ट मंथ। क्या ये बात सही है? खुद की 55% पेमेंट करें और पिछले महीने के फिक्स एक्सपेंस की 45% पेमेंट करें। तो जनवरी के महीने ने कहा हमारा खुद का एक्सपेंडिचर 1,00,000 रुपए, हम उसकी 55% पेमेंट करना चाहते। देखो आप ऐसे सोचिए, जनवरी का 45% अमाउंट फरवरी में पे होगा, या यूं कहें दिसंबर का 45% अमाउंट जनवरी में पे होगा। देखो हर महीने का फिक्स्ड एक्सपेंस 1,20,000 है, पर उसमें 20,000 का डेप्रीजिएशन शामिल है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। खुद का फिक्स्ड एक्सपेंस 1,00,000 रुपए, पेमेंट करें 55%। पेमेंट डिस्कस करें। सुनिए, जनवरी में आप क्या पे करेंगे? खुद का 55% पे करो, और क्या पे करोगे? दिसंबर का 45% पे करो। आप फरवरी का 45% थोड़ी पे कर दोगे, एडवांस में पेमेंट थोड़ी करनी है। खुद के 1,00,000 रुपए की 55% पेमेंट करें। पिछले महीने भी तो आपका खर्चा 1,00,000 ही था, पिछले महीने के 1,00,000 की 45% पेमेंट करें, अपने 1,00,000 की 55% पेमेंट करें, पिछले महीने के 1,00,000 की 45% पेमेंट करें। कितनी पेमेंट हो गई?
1,00,000 रुपए। अकॉर्डिंगली फरवरी से लेकर जून तक इसी पैटर्न पर कैलकुलेशन चली जाएगी और हर महीने की पेमेंट 1,00,000 रुपए ही रिकॉर्ड होगी। तो कैश बजट में मैं पेमेंट ऑफ फिक्स्ड एक्सपेंस हर महीने 1,00,000 रुपए रिकॉर्ड कर सकता हूं। हर महीने में फिक्स्ड एक्सपेंस की पेमेंट 1,00,000 रुपए रिकॉर्ड कर सकता हूं। अगला वर्किंग नोट बनाएं और इसकी हेडिंग डालें पेमेंट ऑफ वेरिएबल एक्सपेंसेस। पेमेंट ऑफ वेरिएबल एक्सपेंसेस। क्वेश्चन में इसकी भी कुछ डिटेल्स आपको गिवन होंगी। एक तो आपको यह बताया गया है पॉइंट नंबर 4 में कि जो वेरिएबल एक्सपेंसेस होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं? 10% ऑफ सेल्स, और 70% पेमेंट तो उसी महीने होती है और 30% पेमेंट अगले महीने होती है। तो फिर हमें फार्मूला तो डेवलप करना पड़ेगा। आप फार्मूला लिखिएगा 70% ऑफ variable expense of current month plus 30% of variable expense of last month जनवरी। हां जी, क्वेश्चन कहता है कि वेरिएबल एक्सपेंस है 10% ऑफ सेल्स। जनवरी की खुद की सेल कितनी है? 3,60,000। वेरिएबल एक्सपेंस हो गया 10% ऑफ 3,60,000। जनवरी की सेल 3,60,000। जनवरी का वेरिएबल कॉस्ट अपनी सेल का 10%, पेमेंट करिए इसकी 70% प्लस 30%। पिछले महीना यानी दिसंबर की सेल थी 8 लाख। दिसंबर का वेरिएबल कॉस्ट दिसंबर की सेल का 10%। तो जनवरी में आप कितनी पेमेंट करेंगे? 49,200। कैलकुलेशन परफेक्ट है अपने आप में। सीधी सी बात है, आप अपने वेरिएबल एक्सपेंस की 70% पेमेंट करना चाहते हैं और पिछले महीने के वेरिएबल एक्सपेंस की आप 30% पेमेंट करना चाहते हैं। अकॉर्डिंगली आप फरवरी की कैलकुलेशन करके आंसर बताएं। 40,200। मार्च की कैलकुलेशन करके आंसर बताएं। 54,600। अप्रैल की कैलकुलेशन करके आंसर बताएं। 55,800। मई की पेमेंट भी बताएं। 49,800। जून की पेमेंट भी बताएं। 42,400।
42,400। ये आपने हर महीने के वेरिएबल एक्सपेंस की पेमेंट बता दी है, आप इसे कैश बजट में रिकॉर्ड करें। ठीक है ना? चलिए, वेरिएबल एक्सपेंसेस का हिसाब किताब हो गया। अच्छा, अब हमें किसके बारे में बात करनी है? रेट्स एंड टैक्सेस के बारे में। पॉइंट नंबर कौन सा पढ़ा जाए? पॉइंट नंबर 5। टोटल रेट्स एंड टैक्सेस है 10,000 रुपए। क्वेश्चन कहता है कि आप इसे 2 इंस्टॉलमेंट में पे करिए। वो इंस्टॉलमेंट होनी चाहिए सितंबर में और मार्च में। सितंबर का बजट तो जी हम बना नहीं रहे, मार्च की पेमेंट तो हम लोग बता ही सकते हैं। तो मार्च में पेमेंट कितनी करी जाए? 5,000 रुपए। तो आपने रेट्स एंड टैक्सेस की पेमेंट करी मार्च में 5,000 रुपए, बाकी 5,000 सितंबर में पे कर दीजिएगा। एडवर्टाइजमेंट पॉइंट नंबर 7, 10,000 की पेमेंट फरवरी में और 15,000 की पेमेंट मार्च में। $10,000 की पेमेंट फरवरी में, 15,000 की पेमेंट मार्च में। इक्विपमेंट रिप्लेसमेंट पॉइंट नंबर 8, हर महीने पेमेंट करिए 3,000 रुपए। इनकम टैक्स लास्ट ईयर पॉइंट नंबर 9। पॉइंट नंबर 9 देखिएगा। पॉइंट नंबर 9, पिछले साल का टैक्स है तो 2,30,000। हम ऑलरेडी पिछले साल एडवांस टैक्स दे चुके थे 2,10,000। 20,000 का टैक्स बचा हुआ था। फैसला यह लिया गया इसे इस साल मई के महीने में पे करा जाए। तो आइए, पिछले साल का बचा हुआ इनकम टैक्स, मेरा मतलब है 20,000 रुपए, इस साल मई के महीने में पे किया जाए। ठीक है ना? हां जी। अब हमें इस साल का एडवांस इनकम टैक्स पे करना है, पर एडवांस इनकम टैक्स पर आने से पहले मैं पॉइंट नंबर 10 में लिखे गए पॉइंट्स को डील करना चाहूंगा। इसमें लिखा है, जब यह साल शुरू हुआ तो लोन का आउटस्टैंडिंग बैलेंस था 80,000 रुपए। यह तय किया गया कि हर महीने के आखिर में 20,000 का लोन वापस किया जाए। यह तय किया गया हर महीने के आखिर में 20,000 का लोन वापस किया जाए। तो जनवरी में 20,000 का लोन वापस करें, फरवरी में 20,000 का लोन वापस करें। यह भी तय किया गया कि मार्च खत्म होते होते सारा ही लोन वापस हो जाना चाहिए। लोन तो 80,000 का है, अगर 20,000 जनवरी में रीपे हुआ, 20,000 फरवरी में रीपे हुआ, तो मार्च में कितना रीपे हो जाना चाहिए? 40,000 रुपए। 40,000 रुपए हो जाना चाहिए। इस तरीके से हमने टोटल रीपेमेंट कर दी। अब क्वेश्चन कहता है कि जी लोन है तो इंटरेस्ट भी है। इंटरेस्ट का रेट कितना है? 0.5% पर मंथ। 0.5% पर मंथ। जनवरी में लोन था 80,000 रुपए। 80,000 रुपए
आधा परसेंट, 80,000 आधा परसेंट। जनवरी में इंटरेस्ट पे करें 400, जनवरी में इंटरेस्ट पे करें 400। फरवरी में लोन है 60,000, आधा परसेंट 300। आधा परसेंट महीने का ही बता रहे हैं हम आपको। फरवरी में लोन है 40,000, आधा परसेंट 200। लोन खत्म, इंटरेस्ट खत्म। अब हमारे पास इस कैश बजट में बस एक कैलकुलेशन बची है और वो है एडवांस इनकम टैक्स। तो आइए लास्ट वर्किंग नोट बनाएं और उसकी हेडिंग है एडवांस इनकम टैक्स। हाँ जी, आपको इनकम टैक्स एक्ट में, और मैंने भी कई जगह यह बात बताई है कि असल में इस साल का टैक्स इसी साल देना पड़ता है, उसे एडवांस टैक्स कहते हैं। आपसे हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इस साल की इनकम को एस्टिमेट करेंगे, अंदाजा लगाएंगे कि आप इस साल कितनी इनकम अर्न करने वाले हैं, और जितनी भी इनकम आप अर्न करने वाले हैं उसके ऊपर आपको एडवांस टैक्स एस्टिमेशन बेसिस पर देना होगा। तो आइए पहले पता करें इस साल आप कितनी इनकम अर्न करेंगे। तो पहले क्या लिखा जाए, एस्टिमेटेड सेल्स। आप पता करें कि आने वाले साल में कितनी सेल होगी। आप लोगों ने एकदम ठीक कहा, 60 लाख प्लस 25,000। $60 lakhs 25,000। आप क्या सोच रहे कि जी पिछले साल सेल 60 लाख हुई थी, अगले साल सेल 60 लाख होगी, पर पिछले साल और इस साल में फर्क है। आपने पिछले साल ऑब्सोल्यूट स्टॉक नहीं बेचा था, आप इस साल बेचोगे। तो आप जब ऑब्सोल्यूट स्टॉक बेचना चाहते हो तो आपको लिखना पड़ेगा भाई, तो अगले साल सेल 60 लाख 25,000 होगी, ऑब्सोल्यूट स्टॉक मिलाकर हम ये बात कह रहे हैं। ठीक है, आइए इसमें से हम क्या माइनस करें, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ सेल्स। एस्टिमेटेड सेल्स में से एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करोगे तो एस्टिमेटेड इनकम पता चल जाएगी, उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट कर लेंगे। कॉस्ट ऑफ सेल्स में पहली कॉस्ट कौन सी लिखी जाए, मटेरियल्स। आप 100 में बेचते हैं, 60 में खरीदते। अगर आप 60 लाख में बेचना चाहते तो आपने खरीदा कितने में, अगर 60 लाख सेल्स है तो मटेरियल कॉस्ट है इसका 60%, पॉइंट वैलिड, प्लस 30,000। ऑब्सोल्यूट स्टॉक 25,000 में बेचा गया है, 30,000 में कभी खरीदा था, तो मटेरियल कॉस्ट कितनी हो गई, इससे यह बात साबित हुई कि मैं ऑब्सोल्यूट स्टॉक पर लॉस रिकॉर्ड कर रहा हूं।
25,000 सेल में काउंट कर रहा हूं, 30,000 कॉस्ट में काउंट कर रहा हूं, मैं ऑब्सोल्यूट स्टॉक पर 5,000 रुपए का लॉस रिकॉर्ड कर रहा हूं। यह बात साबित होती है। आइए दूसरी कॉस्ट लिखते हैं, फिक्स्ड एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग डेप्रीसिएशन। भाई कैश बजट डेप्रीसिएशन पर बात नहीं करता तो ना करे, पर इनकम टैक्स एक्ट में तो डेप्रीसिएशन एक्सपेंडिचर माना जाता है ना। तो इसका मतलब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है 1,20,000 रुपए एक महीने का, पूरे साल का फिक्स्ड कॉस्ट हो गया 14,40,000। 14,40,000 है पूरे साल का फिक्स्ड एक्सपेंस इंक्लूडिंग डेप्रीसिएशन। ओके, नंबर 3 क्या लिखा जाए? वेरिएबल एक्सपेंसेस। क्वेश्चन कहता है वेरिएबल एक्सपेंस है 10% ऑफ सेल्स। अगर सेल 60 लाख रुपए होगी तो वेरिएबल कॉस्ट इसका 10% होगा 6 लाख रुपए। अब बहस का मुद्दा यह हो सकता है कि क्या हमें ऑब्सोल्यूट स्टॉक पर भी वेरिएबल एक्सपेंस रिकॉर्ड करना चाहिए था, पर हमने तो रिकॉर्ड नहीं कर। वेल एजम्पशन है, रिकॉर्ड कर लीजिए, कोई बात नहीं। अगर आप रिकॉर्ड करोगे तो आप ऑब्सोल्यूट स्टॉक के लॉस को और ज्यादा बढ़ाना चाहते हो। आप कहते हो जी 30,000 का खरीद के 25,000 में बेचा, 5,000 का लॉस तो ये हो गया, फिर वेरिएबल एक्सपेंस और रिकॉर्ड करो, तो लॉस आप बढ़ाना चाहते हो। वेल ये कोई गलत बात तो नहीं है, लॉस है तो है, इसमें कौन सी गलत बात है। अच्छा वैसे ऑब्सोल्यूट स्टॉक क्या आपने नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में बेचा होगा, जैसे आमतौर पे सामान बेचा जाता है? मुझे तो नहीं लगता। ऑब्सोल्यूट स्टॉक का मतलब है कि अपने गोदाम में इसको कोने पे रख दो, कभी कोई कस्टमर आएगा, उसको पसंद आए तो बेच देना, वरना पड़ा रहने दो। तो मैं ये मान ही नहीं सकता कि आपने इसे नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में बेचा। जब इसे आपने नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में बेचा ही नहीं है, तो मैं कैसे रिकॉग्नाइज करूं इस बात को कि आपने इसके ऊपर वेरिएबल एक्सपेंडिचर का खर्चा करा? मेरा तो भाई दिमाग नहीं कहता कि आप इसके ऊपर वेरिएबल एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड करें। फिर भी अजम्पशन है कि मैं ऑब्सोल्यूट स्टॉक को वेरिएबल एक्सपेंस में काउंट नहीं करना चाहता। नंबर 4 क्या लिखा जाए? रेट्स एंड टैक्सेस। कितना है?
कि उसमें इक्विपमेंट का डेप्रिसिएशन पहले से शामिल था। ये बात हम बाद में नोट में लिख भी लेंगे। अच्छा, आपने इनकम टैक्स पे करा, ये तो कोई एक्सपेंडिचर होता ही नहीं। आपने लोन रीपे करा, क्या ये एक्सपेंडिचर है? बिल्कुल भी नहीं। अगर हमने किसी से उधार लिया, हमने उसको उसका पैसा लौटा दिया, भाई किसी को उसका पैसा लौटा दिया, ये कोई एक्सपेंडिचर हुआ। लेकिन अगर हम उस पर इंटरेस्ट दे तो वो तो एक्सपेंडिचर है ना। इंटरेस्ट हमने पे करा है 400 जमा 300 जमा 200, 900 रुपए। टोटल इंटरेस्ट आपने लिखा 900 रुपए। कोई एक्सपेंडिचर बचा है तो बता दो। हां, लास्ट एक्सपेंडिचर लिखिएगा नंबर 7, बैड डेब्ट्स। 1%। अगर टोटल सेल 60 लाख रुपए है तो उसका 1% यानी 60,000 रुपए बैड डेब्ट कहा जा सकता है। तो आपने क्या करा, आपने एस्टिमेटेड सेल्स में से एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस कर दिया। तो ये जो डिफरेंस आया है, आप इस डिफरेंस को क्या नाम देंगे? एस्टिमेटेड टैक्सेबल इनकम। आपने लिखा एस्टिमेटेड टैक्सेबल इनकम। अगर आपकी ये टैक्सेबल इनकम है तो हम जानना चाहेंगे कि क्वेश्चन में रेट ऑफ इनकम टैक्स कितना दे रखा है। एकदम लास्ट में बताया गया है पॉइंट नंबर 9 में 50%। %50 ऑफ 2,59,100। 129,550। ये आप टैक्स पे करेंगे कैसे? क्वेश्चन कहता है जी कैसे पे करेंगे, मतलब हम इसको 3 इंस्टॉलमेंट्स में पे करना चाहेंगे। क्वेश्चन कहता है जी एक तो हम इंस्टॉलमेंट जून 15 को पे करेंगे, दूसरी 15 सितंबर को और तीसरी 15 दिसंबर को। ऐसे एडवांस टैक्स इंस्टॉलमेंट में दिया जाता है। यहां तक आप लिख चुके हैं, तो आप नीचे लिखिएगा द एडवांस टैक्स इज टू बी पेड। द एडवांस टैक्स इज टू बी पेड in 3 equal installments, in 3 equal installments on June 15, September 15 and December 15, full stop. Amount to be paid in each installment is 129,550 divided by 3, 43183, 43183। अच्छा, ये आपने पे करना है जून, सितंबर और दिसंबर में। जून तो भाई हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब आप मुझे जनवरी की पेमेंट का टोटल बताएं।
652 600 389 500 469 800 51800 496 800 476 583। जनवरी में आइए, आपके पास अवेलेबल कैश कम है, पेमेंट आपको ज्यादा करनी है, तो इसका मतलब क्लोजिंग कैश बैलेंस नेगेटिव में चला जाएगा। कितना हो जाएगा? मत बोलिए कैश बैलेंस में बैंक बैलेंस भी शामिल होता, तो बैंक बैलेंस ओवरड्राफ्ट हो जाता ना। तो आपने करना क्या है, बस माइनस साइन लगा देना, ज्यादा दिमाग पर बोझ मत डालिएगा। तो ओपनिंग बैलेंस नेगेटिव हो गया। फरवरी का अवेलेबल कैश 424 400 4,24,400 34900। मार्च का अवेलेबल कैश 5,53,300। मार्च का 83,500। 625300 106500 610 500 113 700 69717। आज आपकी छुट्टी काफी जल्दी हो गई, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी छुट्टी होगी। खैर, परसों की क्लास पूरी तरह एफएम की है, उसके बाद तो फिर क्लास रेगुलरली चलती रहेगी। परसों की क्लास पूरी तरह एफएम की क्लास। नहीं, कैपिटल बस्टिंग खत्म नहीं होगा, मुझे नहीं लगता, पर परसों की पूरी एफएम की क्लास है। मेरे ख्याल से यह बात बताई जा चुकी है। परसों जो क्लास 3:45 पे शुरू होगी, वो पूरी एफएम की क्लास होगी।